हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 नए साम्राज्य एवं राज्य। इससे पहले अध्याय 11 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को देख सकते हैं। ये क्लास 6 का अतीत से वर्तमान भाग 1 की पुस्तक की एनालिसिस है। तो आइए आज शुरू करेंगे नए साम्राज्य एवं राज्य। बिहार दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह भ्रमण करते हुए नालंदा महाविहार पहुंचा। महाविहार को देखते ही छठी कक्षा के छात्र मुकेश के मन में कई सवाल उठने लगे। इस महाविहार को बनाने वाले कौन थे? जब ये बना होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा। यहाँ कौन कौन लोग रहते थे और वे क्या करते थे? ये है नालंदा गए छात्रों एवं शिक्षकों का एक समूह है जो नालंदा को देखने के लिए गए हैं। आप पढ़ चुके हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों ने सबसे पहले पूरे भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरह गुप्त शासकों ने 3वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव भी डाली, जो आगे चलकर एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस साम्राज्य का भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इनके पूर्वज श्री गुप्त और घटोत्कच संभवतः सामंत ही थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके अपने को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली बनाया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख से और विभिन्न प्रकार के सिक्कों आज से भी जानकारी मिलती है। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के, और यहाँ पर गुप्त और उनके वंशावली श्री गुप्त की वंशावली 240 से 280 ईस्वी तक थी। घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेके 335 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक, रामगुप्त 375 से 375 ईस्वी तक ही, और चंद्रगुप्त 375 से 415 ईस्वी तक, कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी और स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी तक। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। इस क्षेत्र के शासकों को इसमें पराजित किया था। इस क्षेत्र के 9 शासकों को इसने पराजित किया। दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के कारक राज्य थे। इनके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। तीसरा है वन क्षेत्र के राजा, जो आटविक प्रदेश के राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। इनके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के काजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन्हें सेवक परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया और इनके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। भारत के सीमावर्ती राज्यों ने भी उपहार एवं राज निष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। इन राज्यों में पूर्व की ओर कामरूप, बंगाल का कुछ भाग, नेपाल उत्तर पश्चिम की ओर मालवा, अर्जुनायन, योधय
और अम्भीर आदि कई गणराज्य शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में भी उपस्थित होते थे। बाहरी क्षेत्र के शासक जो शायद शकों एवं कुषाणों के वंशज एवं सिंघल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इनकी विदेश नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। जहां इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के राज्यों को भी सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं दूर के राज्यों एवं 8 द्वीप प्रदेश के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। आप सोचिए, संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना समुद्रगुप्त के लिए आसान क्यों नहीं था। समुद्रगुप्त द्वितीय जो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया कि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया, क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता का आसक्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामपुत्र की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया और शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा करके ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पश्चिमी भारत में पुनः अभियान चला करके गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत जैसे मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की और इस विजय के फलस्वरूप खंभात, शोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से ये बहुत प्रभावशाली हो गया। पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंग अर्थात बंगाल को भी जीता। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए। एक बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए गए। आइए जानते हैं कुमार गुप्त जो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना और इसके शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वो
पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय धीरे ये इसको दोबारा देखते हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। जब वो पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुड़ों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुड़ों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुड़ों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। सम्राट धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुड़ों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं कर सके और अनंततः इसका अंत हो गया। पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। शायद ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था। हुड़ों का साम्राज्य पारसिया से खेतान तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। प्रथम हुड़ के शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वो तोरमान था। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। ये संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। गुप्तों का प्रशासन कैसा था? आइए जानते हैं कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था। गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की। इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। शासन का प्रधान राजा था जो प्रजा को सुरक्षा न्याय प्रदान करने के साथ धर्म को भी संरक्षण देता था। उसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी, अतः उपज का 1/3 भाग पर उसका अधिकार था और यही लगान की राशि थी। राजा के द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। कर देने वाले ये शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे। मौर्य शासकों के केंद्रीय युक्त प्रशासन के विपरीत गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। आगे चल करके ये साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरी कहलाते थे और इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसके पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। कुमारा मात्य प्रदेश का गवर्नर होता था और महासंधि विहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होते थे। चीनी प्रशासन में नगर श्रेष्ठी या शहर बैकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के कफीले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका में होते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था, जिसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था। आगे इसे भी गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में 4 राज्य काफ़ी शक्तिशाली स्थिति में थे। मगध के गुप्त, इनका गुप्त वंश में कोई संबंध नहीं था। कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति, पूर्व में उल्लेखित पुष्यभूति से इनका कोई संबंध नहीं था। वल्लभी के
मैत्रक, हर्षवर्धन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश सबसे शक्तिशाली अवस्था में रहा। इनकी राजधानी थानेश्वर में थी। इनका पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी में संकटपूर्ण परिस्थिति में हुआ, जब बंगाल के शासक शशांक ने पुष्यभूति वंश को कमजोर कर दिया था। परंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंश को मजबूत और स्थिर बनाया। इसने सफल सैनिक अभियानों के द्वारा पंजाब से बंगाल तक साम्राज्य विस्तार किया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरूप अर्थात असम और कश्मीर के शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। हर्ष ने नर्मदा के दक्षिण में भी साम्राज्य विस्तार करना चाहा, लेकिन चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। हर्ष के संदर्भ में हमें राजकवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित, मधुबन और बांसखेड़ा और सजान ताम्रपत्र लेख एवं ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत आदि से जानकारी मिलती है। हर्ष का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, लेकिन वो अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। इसने कई स्तूप, बौद्ध विहार और कुछ अस्पतालों का निर्माण भी करवाया। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया और इसमें लगभग 20 राजाओं सहित हजारों तीर्थयात्री एवं विद्वान शामिल हुए। ह्वेनसांग इस सभा का मुख्य अतिथि था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या आप जानते हैं कि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के साम्राज्य का भ्रमण किया। इसने हर्ष के प्रशासन एवं आम लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। हर्ष को ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वो शिव और सूर्य का भी उपासक था। पल्लव एवं चालुक्य जो 550 से 750 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों तक उत्तर भारत में हर्ष को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ। इस काल में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र दक्षिण भारत के 2 प्रमुख राजवंश वातापी के चालुक्य और कांची के पल्लव हुए। वातापी के चालुक्य इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान राजा था। 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के साथ ही आंतरिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिण के राज्यों कदम, गंग, कोंकण और मोर को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इसके बाद इसने पुरी, मालवा, गुजरात के राजा को भी पराजित कर अपने अधीन किया। पुलकेशिन की सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी, जो दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसकी चर्चा पहले की गई है। हर्ष पर विजय के बाद उत्तरपथस्वामी की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय अब कांचीपुरम अर्थात कांची के पल्लवों को भी जीतना चाहता था और इस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने वातापी को भी जीत लिया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है कि इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। पल्लव दक्षिण भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में पल्लवों का विशेष स्थान है। इन्हीं 6ठी शताब्दी में अपनी राजधानी कांचीपुरम में स्थापित इनका प्रभुत्व तमिल क्षेत्र के उत्तरी भाग में 9वीं सदी तक कायम रहा। अपने साम्राज्य के उत्तर में अवस्थित चालुक्यों एवं दक्षिण में चोलों एवं पांड्यों के साथ इनका सदैव संघर्ष होता रहा।
पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था, जिसने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था। इसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि क्या थी? पल्लवों की द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पल्लवकालीन वास्तुकला के उदाहरण इनकी राजधानी कांचीपुरम, महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कंदरा कला से मुक्त किया और इनके समय में मंदिर निर्माण की 4 शैलियों का विकास भी हुआ। इनमें रथ शैली के मंदिर महाबलीपुरम में बने हैं, जो देखने में रथ की तरह लगते हैं। अन्य शैलियों में तटीय मंदिर और कांची के कैलाश मंदिर महत्वपूर्ण हैं, जो स्थापत्य कला के असाधारण नमूने हैं। क्या आप जानते हैं काष्ठ कला मंदिर निर्माण या वास्तुकला के विविध रूपों में लकड़ी के प्रयोग की प्रधानता रहती है। इस कला में मंदिरों के दीवार बीम एवं छत के निर्माण में लकड़ी को अलंकृत कर इस्तेमाल किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसमें मंदिर का आधार आयताकार तथा शिखर गर्भगृह के रूप पर अनेक खंडों में बना होता है। ऊपर का प्रत्येक खंड क्रमशः अपने नीचे के खंड से छोटा होता है। शीर्ष भाग में गुम्बद के आकार की कई स्तूपिकाएं होती हैं। आगे चलकर मंदिर के साथ साथ स्तंभ युक्त मंडप, गलियारा, गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार बनाए गए। पल्लवों ने संस्कृत एवं तमिल भाषा को भी संरक्षण प्रदान किया। महेंद्र वर्मन स्वयं एक महान विद्वान था। पल्लवों के समय वैष्णव संत जो भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले होते थे, उन्हें हम वैष्णव कहते थे। पल्लवों के समय वैष्णव संत एवं शैव संतों को शिव भक्त कहते थे, को भी सम्मान प्रदान किया गया। आगे चलकर दक्षिण भारत में चोलों ने पल्लवों को और दक्षिण पथ में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थानीय स्वशासन। उस समय के ऐतिहासिक स्रोतों से हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ग्रामीण स्तर पर 3 तरह के संगठन थे। 3 तरह के उर, सभा और नरगम। उर के सदस्य सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। इसे ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन भी कहा जाता था। सभा कई उपसमितियों में विभक्त था, जिनका कार्य सिंचाई का साधन विकसित करना, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न कामों को देखना, सड़क निर्माण करना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना, शिक्षण संस्थानों एवं बाजार की व्यवस्था करना मुख्य कार्य था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। इस पर शक्तिशाली भू स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ये संस्थाएं आगे की शताब्दियों में और शक्तिशाली होती हो गई थीं। नालंदा महाविहार। आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आपने ज्ञान के द्वारा समाज को कैसे सही रास्ता दिखाते थे। धीरे धीरे ये ज्ञान ब्राह्मणों एवं मंदिरों के प्रांगण तक सीमित हो गया। ज्ञान पर धर्म एवं कर्म पर अंधविश्वासों का प्रभाव बढ़ गया। ऐसी परिस्थितियों में नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। इसमें नालंदा महाविहार का विशेष स्थान है। नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। तो नालंदा दक्षिण बिहार में राजगृह के निकट स्थित है। इसके अवशेष मुख्य भवन के अतिरिक्त बड़गांव, बेगमपुर आदि गाँव में दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोत ह्वेनसांग का वितरण एवं इसके अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इत्सिंग ने भी यहाँ 10 वर्ष बिताए थे। चीनी यात्रियों के विवरण से पता चलता है कि यहाँ हजारों की संख्या में शिक्षक
छात्र रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत अनुदान में मिले लगभग 200 गांव थे और इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ राजकीय अनुदान एवं विदेशी सहायता भी मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पाना काफ़ी कठिन था। अध्ययन के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। छात्रों से उनकी विशेषज्ञता के विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते थे, जिससे उनके ज्ञान आचरण की परीक्षा हो जाती थी। विश्वविद्यालय एवं छात्रावास दोनों में दिनचर्या नियमित व्यवस्थित ढंग से होती थी। ह्वेनसांग जब शिक्षा ग्रहण करने आए उस समय यहाँ के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र थे। विश्वविद्यालय में सुबह से शाम तक शैक्षणिक कार्य चलते रहते थे। संगोष्ठी प्रणाली की तरह छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछते थे, विचार विमर्श भी करते थे। उस समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी, जिसमें ब्राह्मण और बौद्ध, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, दार्शनिक, व्यवहारिक एवं विज्ञान, कला से संबंधित विषय महत्वपूर्ण थे। लेकिन विशेष बल विभिन्न पंथों और वेदों, साक्ष्य, संस्कृत, व्याकरण एवं महायान बौद्ध धर्म पर दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही उपाधि अथवा डिग्री प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय की एक समृद्ध लाइब्रेरी भी थी, जिसकी इमारत बहुमंजिल थी। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासकों हर्षवर्धन और पाल शासकों के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन 11वीं-12वीं सदी में संरक्षण के अभाव एवं आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के क्रम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर दिया था, पूरी संस्था को जला दिया, लेकिन साक्ष्यों के अभाव एवं अन्य साहित्यिक स्रोतों के आधार पर इस विचारधारा को अमान्य कर दिया गया है। हमारे आज के लेसन में बस इतना ही। हम और पढ़ेंगे एक नए अध्याय में। तब तक इन प्रश्नों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने हित में दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर बेल घंटी ज़रूर बजाएं। और तब तक आप सब पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक नमस्कार।